आज मैं यकीन 2.0 के एमआर सर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नोट्स रिवीजन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स सेम और डज नॉट चेंज शेप ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, बट प्रैक्टिकली नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। मतलब रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, चाहे तुम उस पर फोर्स ही क्यों ना लगाओ। मतलब वो बॉडी और अपना शेप और साइज मेंटेन करती है। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती, डिफॉर्मेशन होती है। टाइप्स ऑफ बॉडी, तीन बार की बॉडी होती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, या तुम इसे परफेक्टली प्लास्टिक ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वो बॉडी होती हैं जो फोर्स हटते ही अपना ओरिजिनल शेप पूरी तरह से वापस ले लेती हैं, मतलब रीगेन कर लेती हैं, जैसे कि रबर बैंड, स्प्रिंग और ट्रैम्पोलिन। ठीक है, इन बॉडीज में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। फिर आती है इनइलास्टिक में, ये वो बॉडीज होती हैं जो थोड़ा शेप वापस लेती हैं पर पूरी तरह नहीं, जैसे मिट्टी या स्पंज। मैं इसको लिख देता हूँ, लिखना भूल गया मैं। इधर इसकी एग्जांपल है मिट्टी या स्पंज। स्पंज, इनमें इलास्टिक कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है। फिर आती है परफेक्टली इन इलास्टिक। ये, या फिर इनको परफेक्टली प्लास्टिक ही बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये बॉडीज फोर्स हटने के बाद बिल्कुल भी अपना शेप वापस नहीं लेती। मतलब एक बार डिफॉर्म हो गई तो वही शेप में रह जाती हैं। एग्जाम्पल अपना वेट क्ले हो गया, वेट क्ले और लीड बॉल। ठीक है, फिर आते हैं नीचे और विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, ये फिजिक्स का कहना है, मेरा नहीं। अब यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। लोग सोचते हैं कि रबर ज़्यादा स्ट्रेच होता है, मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक है। पर फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब स्ट्रेच होना नहीं होता, बल्कि रेजिस्ट करना होता है। जिसका यंग मॉड्यूलस ई ज़्यादा होता है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, मतलब ये ई बताता है, ई। ठीक है, ई कोई मटेरियल सेम स्ट्रेस पर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। अब कंपेयर तो मैंने यहाँ किया है। स्ट्रेस ऑफ ई होता है 2 × 10⁻11 और रबर का ये होता है 1 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब स्टील को शेप चेंज करने के लिए ना बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, जबकि रबर इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो फिजिक्स के हिसाब से स्टील ज़्यादा इलास्टिक है और रबर कम इलास्टिक है, क्योंकि रबर ना शेप चेंज कर लेता है पर रेजिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो सिंपल लाइन में याद रखना, रबर स्ट्रेच होता है पर इलास्टिक कम। ठीक है, और स्टील स्ट्रेच नहीं होता पर इलास्टिक ज़्यादा होता है। अब इस पे आते हैं। इधर सर ने क्वेश्चन कराया है, इन विच रॉड एलोंगेशन इज मोर। हाँ, तो दो रॉड्स वाला क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो पहले हम केस ए में देखते हैं। ये केस ए है, ये वाला। ठीक है, तो रॉड दोनों एंड से इक्वल फोर्स एफ से खींची जा रही है, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। ठीक है, अब नेट फोर्स तो इसका जीरो होगा, क्योंकि दोनों साइड से बराबर फोर्स है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो ही है अपना। ठीक है, बट टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि पर टेंसर क्यों होगा, क्योंकि वो अंदर डेवलप होता है। टेंसर अपना अंदर डेवलप होता है। तो टेंसर अपना क्या होता है, एफ ये। ठीक है, और केस बी में क्या है, रॉड एक साइड से वॉल से चिपकी है, इधर वॉल से चिपकी है, और दूसरी साइड से एफ खींच रहा है। तो वॉल इक्वल अपोजिट फोर्स रिएक्शन देती है। मतलब जो तुम इसको यहाँ से खींचोगे वहीं से इसको रोकेगी एक तरह से। तो नेट फोर्स तो अपना वही जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा अपना, और टेंसर अपना एफ ही होगा क्योंकि वो अंदर की वो है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिसाइड करता है पर इलोंगेशन टेंसर डिसाइड करता है। ये सर ने यहाँ पे हमारे पास बना के रखा है। एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिसाइड करता है और इलोंगेशन टेंशन से डिसाइड होता है। ठीक है, और ये तो सर ने ये समझाया था, ये अलग। तो हाँ, और इलोंगेशन का फॉर्मूला अपना होता है, इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है डेल एल इक्वल टू टी इंटू एल बाई इंटू इंटू वाई। ठीक है, सब कुछ सेम है, टी भी सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है, वाई भी सेम है, तो इलोंगेशन सेम होगा इधर। ठीक है, इलोंगेशन सेम होगा दोनों में। ठीक है,
सिंपल बोलूँ तो चाहो दोनों तरफ से खींचो या एक तरफ से, वॉल फिक्स करके खींचो, अगर टेंशन सेम है तो स्ट्रेच भी सेम ही होगा ना बस। इधर आते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक केस वन या केस टू इधर दोनों दिया है, ठीक है। तो तीन केस है, सॉरी, हाँ तीन, हाँ एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं इलोंगेटेड टेंसिल फोर्स। रॉड को दोनों साइड से खींच रहे हैं F1 और F2, ठीक है। और इसमें जो F2 है वो ग्रेटर है F1 से, इसलिए रॉड का राइट साइड मूव करेगी। जो रॉड होगी ना वो अपना राइट साइड मूव करेगी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन A1 अपन मान लेंगे क्या, ए, ये क्या आ गया, A1 इक्वल टू आएगा अपना F2 माइनस F1 बाय M। और टेंशन T1 अपना अंदर है, ठीक है। तो अंदर का इंटरनल फोर्स होता है F1 से ज़्यादा और F2 से कम होता है, ठीक है। और इलोंगेशन अपना डेल L1 थोड़ा स्ट्रेच होगा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। मतलब इसमें इसने लिखा तो है, हाँ, थोड़ा स्ट्रेच होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर केस टू में आते हैं कंप्रेसिव में। कंप्रेसिव में क्या होता है, दोनों साइड से पुश कर रहा है अंदर की साइड, मतलब इस तरफ भी अंदर कर रहा है, इस तरफ भी अंदर कर रहा है, तो रॉड छोटी होगी, मतलब कंप्रेशन होगा। इसमें टेंशन नहीं है बल्कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। मतलब जब अंदर की साइड फोर्स लगते हैं तो टेंशन नहीं होती, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसमें थर्ड केस में क्या होगा, हाँ, लेफ्ट साइड F1 पुश कर रहा है, ये अपना F1 है, ये इसको पुश कर रहा है, और F2 से राइट साइड पुल कर रहा है, तो दोनों मिलकर रॉड को खींच रहे हैं। तो टेंशन T2 अपना क्या होगा, T2 अपना होगा F1 प्लस F2, ठीक है। तो दोनों मिलकर इसको ना बनाते हैं ज़्यादा टेंशन, तो एक्सेशन अपना वही होगा ना, क्या, F2 माइनस F1 बाई M। इलोंगेशन यहाँ सबसे ज़्यादा इलोंगेशन होगा क्योंकि T2 ग्रेटर है T1 से। नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। सोचो एक रॉड है जिसका लेंथ अपना L0 है इधर, ठीक है। अगर तुम रॉड को खींचते हो या कंप्रेस करते हो तो फोर्स F से तो अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो शेप वापस लाने के लिए कोशिश करती है। इसी को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर ने इधर लिखा है एफ एक्सटेंशनल अपॉन एरिया, तो ये तो रॉन्ग ही है, ये मतलब क्वेश्चन पूछा सर ने एक, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है एफ इलास्टिक बाई ए, एफ बाई ए, ठीक है। तो रीज़न अब इसका क्या है, स्ट्रेस हमेशा अंदर डेवलप होने के वाले रिस्ट्रेनिंग फोर्स से कैलकुलेट होता है, ना कि बाहर एक्सटर्नल फोर्स से। अंदर का जो भी फोर्स होगा उससे कैलकुलेट होता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है, अगर रॉड खींचते हैं तो टेंसल स्ट्रेस, और अगर रॉड कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, पास्कल 1 पास्कल स्केलर क्वांटिटी है, और यही स्ट्रेस बॉडी शेप रीगेन करने में मदद करता है, ठीक है। दिस, क्या लिखा है सर ने, सर अपनी राइटिंग सही करो यार। हाँ, स्ट्रेन सिंपल है, कितना स्ट्रेच या कंप्रेस हुआ उसके ओरिजिन लेंथ या रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका यही है, डेल L अपॉन L0, ये रहा डेल L अपॉन L0, और फिर इसमें एल एफ माइनस L0 अपॉन L0, इसको याद रखना है। यूनिट लो ऐसे होता है और डायमेंशन लेस होता है, ये सिर्फ रेशो होती है इसकी। इजीली याद रखने के लिए, स्ट्रेस बताता है कितना फोर्स लगाया पर एरिया, और स्ट्रेन बताता है कितना चेंज हुआ लेंथ में, ठीक है। टेंजेंटियल स्ट्रेस और या शेयर स्ट्रेस, कुछ भी कह लो, दो नाम है इसके, ठीक है। सोचो एक ब्लॉक है, नीचे से फिक्स है और ऊपर से तुम एफ फोर्स लगा रहे हो, तो साइड में पैरेलल अब क्या होगा, ब्लॉक थोड़ा टिल्ट होगा, ठीक है, ब्लॉक थोड़ा टिल्ट होगा, तो नीचे फिक्स रहेगा, यही इफेक्ट शेयर स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यानी जितना टेंजेंटल साइड में फोर्स लगाया या उतना पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसका यूनिट अपना वही है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पास्कल। और शेयर स्ट्रेस का अपना फॉर्मूला होता है क्या, शेयर वो सॉरी, हाँ, ये शेयर स्ट्रेस बता दूं क्या है, ये बताता है कितना एंगल या साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब
टॉप सरफेस कितना स्लाइड हुआ कंपेयर टू हाइट, और इसका फॉर्मूला अपना होता है डेल एल अपॉन एल नॉट और टेन थीटा। ठीक है, एंगल अपना टेन थीटा में ही है। तो याद रखने वाली लाइन ये है कि शेयर स्ट्रेस कितना फोर्स साइड में लगा और शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन कितना स्लाइड हुआ, टिल्ट हुआ। इसको लिख लो, एक याद लाइन लिख के एकदम, शेयर स्ट्रेस कितना फोर्स साइड में लगा और शेयर स्ट्रेन होता है अपना STRAIN स्ट्रेन कितना स्लाइड हुआ या टिल्ट हुआ। टिल्ट हुआ, ठीक है, बस सिंपल है। स्ट्रेस बताता है फोर्स पर एरिया और स्ट्रेन बताता है डिफॉर्मेशन का रेशो, चाहे वो स्ट्रेच हो या स्लाइड। हाँ, बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह लो इसे। सोचो सोचो क्या, सामने ही बॉल है, मतलब हमने इस बॉल के हर साइड पे बराबर प्रेशर लगा रहे हैं अंदर की तरफ, तो इस प्रेशर की वजह से ना वॉल्यूम कम हो जाता है बॉल का। तो बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला अपना होता है एफ बाई ए, ये तो लिखा ही है इधर, ठीक है। और बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला अपना एफ बाई होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया अपना क्या होता है, प्रेशर, इसको हम प्रेशर भी कह दो, ठीक है। मतलब जब हर जगह से इक्वल प्रेशर लगता है तो स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर ही होता है, और इसका यूनिट अपना होता है क्या, न्यूटन, चल क्यों नहीं रहा, स्क्वायर, पास्कल में वही पी ए, ठीक है, यूनिट यही है। हाँ, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन अब ये बताता है प्रेशर लगने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ठीक है। और फॉर्मूला इसका क्या होता है अपना, डेल वी अपॉन वी नॉट, ठीक है, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ऑरिजिन वॉल्यूम। ये चेंज इन वॉल्यूम है और ये ऑरिजिन वैल्यू है, ठीक है। तो ये यूनिटलेस है, मतलब कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ रेशो होता है, ठीक है। इजी याद रखने के लिए लाइन बस यही है कि बल्क स्ट्रेस कितना प्रेशर लगाएगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूम कितना बदला, ये भी लिख दूं। बल्क स्ट्रेस कितना प्रेशर, पहले से सीधा करूं कितना प्रेशर लगाया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम कितना बदला, ठीक है। सिंपल है, प्रेशर लगा वॉल्यूम घटेगा, उससे स्ट्रेन निकलेगा। क्या लाइन बोली है मैंने, रामलाल चाचा आ गए हैं। तो हम ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप पता करते हैं। तो सर ने क्लास में एकदम फन के लिए ऐसे बताया था। हाँ, तो रामलाल चाचा कह रहे हैं हमारे कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है, और हुक्स चाचा कह रहे हैं स्ट्रेस अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो इनमें से कौन सही है? तो रामलाल चाचा तो गलती हैं अपने, और हुक्स चाचा सही हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ कहता है छोटी डिफॉर्मेशन में जो स्ट्रेस लगाया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से, ठीक है। और हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है अपना एफ बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल बाई एल, एल या एल नॉट कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहाँ ई, यहाँ यंग मॉड्यूलस में वाई या ई लिखते हैं अपन, ई यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस ई अपना क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए। जितना जितना ई ज़्यादा उतनी मटेरियल स्टक, उतनी मटेरियल इलास्टिक ज़्यादा, स्ट्रेच होने के बाद वापस आने वाली है, मतलब, ठीक है। और स्टील का ई ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा इलास्टिक, रबर का ई कम है तो कम इलास्टिक, टेम्परेचर बढ़ने से इलास्टिसिटी कम होती है, ये भी सनद लिखा है ये, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से इलास्टिसिटी कम होती है,
तो ई अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, यंग मॉड्यूलस। मैं ई बोल रहा हूँ पर वो यंग मॉड्यूलस ही है, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के, 1 बाई टेम्परेचर। इसकी याद रखने की सिंपल वही चीज़ है, स्ट्रेस अपना एफ बाई ए होता है, फोर्स यूनिट पर एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल एल बाई एल नॉट, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, और हुक्स लॉ होता है अपना स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वो क्या होता है, ई अपना कांस्टेंट है और भाई अपना मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सिंपल बातों में स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेन मिलेगा, ई बताएगा कितना इलास्टिक मटेरियल है। अब ये कुछ डिफरेंस आ गया है। तो इधर 3 वो है, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह लो, ठीक है, लेंथ चेंज, ठीक है। तो जब रॉड स्ट्रेच या कंप्रेस होती है तो ठीक है, मतलब जब रॉड स्ट्रेच या कंप्रेस होती है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अपना होता है एफ बाई ए, और यही अपना यंग मॉड्यूलस डेल एल बाई एल नॉट होता है, और यंग मॉड्यूलस अपना वाई से लिख लो यही से। और इसका फॉर्मूला अगर तुम देखो तो एफ बाई ए तो अपने बता दिया, डेल एल बाई एल नॉट, और सिलेंडर में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बाई पाई बाई पाई आर स्क्वायर सिलेंडर में, इक्वल टू यंग मॉड्यूलस डेल एल बाई एल नॉट, ठीक है। और फिर ये एल एफ माइनस एल नॉट कर दो और अपन में एल नॉट यंग मॉड्यूलस है। याद रखने वाली लाइन यही है कि स्ट्रेस फोर्स पर एरिया स्ट्रेन और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, या मतलब वाई अपना इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल है। फिर आता है शियर स्ट्रेस, टेंजेंटियल स्ट्रेस भी कहते हैं इसे अपन। जब रॉड या ब्लॉक स्लाइड में ट्विस्ट होता है, शेप चेंज होती है, मतलब साइड में कोई एक ट्विस्ट हो जाए, मतलब एक ब्लॉक है वो ट्विस्ट कर दिया हमने तो उससे साइड चेंज शेप चेंज होती है। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वही है एफ बाई ए, और इसका थीटा एंगल अपना डिफॉर्मेशन है, मॉड्यूलस रिजिडिटी ऑफ, मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन शेयर मॉड्यूलस, मतलब और उसको अपन डिपेंड करते हैं ईटा से। शेयर मॉड्यूलस सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ओनली फॉर सॉलिड्स, ठीक है। याद रखने वाली लाइन है, इंपॉर्टेंट। फिर आता है बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। ये सब भाई अपन जो पढ़ के आए ना भाई, जब ऑब्जेक्ट के हर साइड प्रेशर लगता है तो वॉल्यूम चेंज होती है, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन टाइप है सबका एक साथ में, मतलब जब ऑब्जेक्ट की हर साइड पे प्रेशर लगता है तो वॉल्यूम चेंज होती है। और बल्क स्ट्रेस अपने क्या बताया है, अपन ने पढ़ा था एफ बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल बी बाई वी, और ये प्रेशर एफ बाई ए तो अपना प्रेशर ही है। और मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको अपन। इसका फॉर्मूला अपना होता है एफ बाई ए इक्वल टू में माइनस बीटा डेल वी बाई वी। अगर तुम बीटा लिखना चाहो बीटा लिख लो, और के लिखना चाहो के लिख लो, ठीक है। नेगेटिव साइन स्ट्रेस इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, नेगेटिव साइन अपना आएगा स्ट्रेस इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस सॉलिड लिक्विड गैस सब के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस सब के लिए डिफाइन होता है। और नेगेटिव साइन का मतलब है अपना स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। याद रखने वाली बात है। फिर अपन आते हैं दूसरे में, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो हुक्स लॉ के ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ये तो तुम्हें पता ही है, स्ट्रेस अपना स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलास्टिक एक लिमिट के अंदर लीनियर रिसेंबल होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, ये अपना वाई एक्सिस स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस स्ट्रेन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, और स्लोप अपना क्या है, स्ट्रेस अपॉन ए। तो यंग मॉड्यूलस ये आ गया वाई डेट, मतलब जितनी स्टीप लाइन उतना ज़्यादा इलास्टिक या स्टिफ मटेरियल। एग्जाम्पल अपना स्टीप स्टील, या फिर स्टील लाइन, या रबर और जेंटल लाइन। और इसमें दूसरा अपना स्ट्रेन अपना वाई एक्सिस पे और स्ट्रेस अपना एक्स एक्सिस पे, मतलब स्लोप अपना क्या आएगा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस 1 बाई यंग मॉड्यूलस ऐसे। मतलब ये ग्राफ ना स्लोप यंग मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल देता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। इजी याद रखने वाली लाइन यही है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन स्लोप ऑफ यंग मॉड्यूलस, और स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस स्लोप ऑफ 1 बाई यंग मॉड्यूलस ऐसे। स्टीपर स्लोप इक्वल टू स्टिफर मटेरियल,
ज़्यादा इलास्टिसिटी, बस ऐसे कर लो इसे। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ यंग मॉड्यूलस रेशो। हमें इस प्रॉब्लम में दो मटेरियल दिए हैं, ए और बी। हमें उनका यंग मॉड्यूलस रेशो निकालना है, ठीक है। तो एंगल डिटरमाइन करते हैं पहले। कर्व बी का एंगल स्ट्रेन एक्सिस पे है 30 डिग्री, और एंगल बिटवीन ए और बी अपना 30 डिग्री। तो इसलिए कर्व ए का एंगल ना विद स्ट्रेन एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री। और तो फिर 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री टोटल। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है अपना क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का यंग मॉड्यूलस अपना वाई अपन नोट कर देंगे। और कर्व मतलब, हाँ, कर्व ए का यंग मॉड्यूलस ए इक्वल टू टेन थीटा, 1060 आ जाएगा अपना √3 की वैल्यू, 1060 की √3 वैल्यू होती है। हट जाना। हाँ, कर्व बी, यंग मॉड्यूलस ऑफ बी अपना आ जाएगा कितना, 10 30 डिग्री। और ये अपना कितना होता है, 1/√3। ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो यंग मॉड्यूलस ऑफ ए बाई यंग मॉड्यूलस ऑफ बी, ये आ जाएगा √3/1/√3। तो ये अपना आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। सर ने भी कर रखा है वैसे तो ये तो इसका रेशो यही आएगा, 3:1। मटेरियल मतलब कंक्लूजन क्या निकला, मटेरियल ए से 3 टाइम ज़्यादा इलास्टिक स्टिफर है मटेरियल बी से, और स्टीपर स्लोप ज़्यादा, स्टेपनेस ज़्यादा, यंग मॉड्यूलस भी। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सायोनारा।